Yesterday we had discussed about the efficiency, packing efficiency of different type of unit cells. Okay. Today we are going to discuss calculation of size of tetrahedral and octahedral void. अब हमें ये तो पता है कि जब हम आपके पास जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के केस में जब हम क्यूब अरेंज करते हैं तो उनमें वॉइड्स रह जाते हैं. उस वॉइड का क्या साइज होता है उसकी डिस्कशन आज करेंगे. बट उसका साइज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि वॉइड का साइज क्या होना चाहिए. ओके, जो ये वॉइड बचते हैं बीच में उनका क्या साइज होगा. जैसे जो जो इसके अंदर वॉइड होंगे उसका क्या साइज है, हमें क्यों क्यों जानना है उसके बारे में कि वॉइड का साइज क्या होगा. ओके, उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास वॉइड का साइज आपको पता लग जाए, जैसे हमें पता है ना दो तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो अगर हमें टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज पता लग जाए तो उससे आप ये पता कर सकते हो कि इस सॉलिड में अभी और कितनी डोपिंग हो सकती है. कि ऐसा हो सकता है कोई छोटा एटम जो उस वॉइड के साइज वाला है उसको उसमें डाल दिया जाए उन वॉइड्स में. हो ही सकता है, फिलिंग तो हो ही सकती है वॉइड्स की फिर. ओके, तो वहां पे आपको साइज पता होगा तभी आप ये एस्टिमेट लगा पाओगे कि इस पर्टिकुलर सॉलिड की किस एलिमेंट के साथ डोपिंग की जा सकती है जिसका एटम उस पर्टिकुलर रेंज में आता होगा. ओके, तो अब आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कि वॉइड्स का जो साइज है कितना होता है. क्लियर. तो सबसे पहले हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग. ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस पता करने वाले हैं. और एक और बात, जो आपका वॉइड का रेडियस है वो ऑब्वियस है, उन पे डिपेंड करता है जिन एटम से वो बना होता है. क्योंकि जैसे खुद सोचो, अगर बड़े बड़े एटम है तो ऑब्वियस है इस वॉइड का साइज भी बड़ा होगा. ओके, क्लियर. अगर अगर मैं कहूं कि नहीं छोटे एटम्स हैं, छोटे एटम्स के केस में यही वाला सिचुएशन लेके चलते हैं तो अब ऑब्वियस है वॉइड का साइज भी छोटा हो गया. ओके, क्लियर. यहाँ पे जो साइज फाइंड आउट करने वाले हैं हम, साइज के केस में हम ये मान के चलेंगे कि अगर इसमें हमने परफेक्ट स्फीयर फिट करना हो तो उस स्फीयर का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है जो इस वॉइड में फिट हो जाएगा. ठीक है, तो स्फीयर का साइज फाइंड आउट करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है उसमें मैक्सिमम कितने साइज वाला स्फीयर फिट हो सकता है. ओके, relationship between the radius of octahedral void and the radius of the atoms forming close packing. सिचुएशन इन फिगर, सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन कर दी. ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होता है, ऐसे होता है ना, कल किया था हमने. ये स्टैकिंग है, इसके ऊपर ऐसे स्टैकिंग कर दी हमने एक और, तो ये जो वॉइड बनता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, वैसे उसका व्यू ये है. इसके बीच में यहाँ पे जो वॉइड बनेगा दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. क्लियर. और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं अगर देखूं, सिर्फ ये वाले एटम देख रहा हूं मैं, ये वाला और ये जो इसके नीचे है ये वाला. ठीक है, तो वो व्यू कुछ ऐसा होगा. बाकी को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो ये वाला और ये जो इसके नीचे बी है और ये जो इसके नीचे सी है, अगर सिर्फ मैं इन चारों को देखूं, ठीक है, ये वैसे 3D में है, ये ऐसे एक के दो के ऊपर दो पड़े हुए हैं ऐसे और बीच में वॉइड है, तो ये व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा. क्लियर. और जब इसमें एटम पुट कर दूंगा मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, परफेक्ट साइज वाला जो उसमें फिट हो सकता होगा वो ये एटम है. ठीक, तो अब मैं इस सिचुएशन को लेट करके चल रहा हूँ, इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा. ओके, क्लियर. वैसे एक बार थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको. ये एफ ए, ये उसके नीचे बी सी, तो वही एफ सॉरी ये एफ जी, ये वाला, ये है, ये है, और उसके नीचे ये बी और ये नीचे ये वाला सी. ओके, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमने बिल्कुल परफेक्ट साइज वाला स्फीयर लेके फिट कर दिया. ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है, आर. ओके, और ये जो जिस एटम से आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग हुई है उसका रेडियस है कैपिटल आर. ओके, लाइक दिस. ओके, अब ये हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकालना है क्योंकि वही रेडियस है. क्योंकि स्मॉल आर का रेडियस आर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमें बस ये पता लगाना है कि स्मॉल आर बड़े आर के कितने टाइम्स होता है, हर बार ऐसा ही होगा. ओके, सो इन द फिगर, अब हम इस फिगर को यूज करेंगे. एबीसी या राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो एबीसी बन रहा है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर.
तो होगा क्या, ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, गॉट इट, ये आपके बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ओके क्लियर। यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री एंगल है ये वाला, गॉट इट। तो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो होगा क्या, hypotenuse square that is BC square is equal to AB square plus AC square, AB square plus AC square। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू R plus R, 2R, गॉट इट। उसके बाद AB की वैल्यू कितनी है, AB, ये देखो, ये स्मॉल r प्लस ये कैपिटल R, दिस इज द वैल्यू ऑफ AB। और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू भी सेम ही है, AC ये वाला देखो, AC ये प्लस R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, ओके। यहाँ भी मैंने ऐसे मेंशन कर रखा है, वैसे ये BC की वैल्यू ये है, AB की वैल्यू ये है और AC की वैल्यू ये है। कहाँ से पता लग रही है, फिगर से, फिगर में देखो, गॉट इट। तो ये वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट करी, अब आपने r प्लस आर का स्क्वायर, r प्लस आर का स्क्वायर, ये 2r प्लस आर का स्क्वायर हो गया ना, इन दोनों को ऐड कर दो और उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड। तो स्क्वायर रूटिंग करने से क्या होगा, इधर क्या बच जाएगा, 2r स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर रूट किया तो 2r बचा, और यहाँ पे ये क्या है, 2r, 2 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक। तो इसका अंडर रूट तो r प्लस आर आ जाएगा और 2 का अंडर रूट 2 बन जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, r एक साइड, स्मॉल r एक साइड, तो अब आपके पास बन गया 0.414 r इक्वल टू r। और ये रिलेशन है, स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि जो स्मॉल r है वो 0.414 टाइम्स होता है ऑफ कैपिटल R, ओके दैट्स इट। तो अब जो भी आपके पास एटम, जैसे मान लो आपके पास जो एटम जिनकी वजह से क्यूब बन रहा है, जिनकी वजह से, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूबिक पैकिंग जो बन रही है, मान लेते हैं कि उनका रेडियस जो है वो 100 पिकोमीटर होता है, तो उनमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा, 0.414 टाइम्स, 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, दैट इज 41.4 पिकोमीटर, ठीक। तब आपको एस्टिमेट लगा सकते हो कि अब ये सॉलिड की मैं डोपिंग जो है ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट से कर सकता हूं जिसके जो एटम का साइज है वो 41.4 पिकोमीटर जितना हो, या इससे कम हो या इतना हो, मैक्स टू मैक्स 41.1 पिकोमीटर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट नहीं होगा, गॉट इट। so this is the expression for the octahedral void. Now the next relationship between a radius of tetrahedral void and the radius of the atom in the closed packing, ठीक है। अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड का भी रेडियस मेजर करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये रही उसकी 3D इमेज कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होता है, 3 एटम ऐसे बॉटम पे स्टैक होकर रखे हैं, ओके, और उसके ऊपर ये एक छोटा सा एटम टिका दिया ऐसे, ये 3D व्यू ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो रेडियस बन रहा है, यहाँ पे जो छोटा वॉइड बन रहा है, उसका रेडियस क्या आएगा वो निकालना है, ओके। तो अब इसके लिए हमने इसको ऐसे माना कि मान लो ये जो 4 स्फेयर हैं वो हमने क्यूब्स के एंड पे रखे हैं, इस इन चारों के अराउंड ऐसा एक क्यूब ड्रॉ किया है, हाइपोथेटिकल क्यूब। तो ए की पोजीशन हमने ये मानी है, बी उसके सामने वाला ये है, एक्चुअल में ये दोनों टच कर रहे हैं ऐसे, ओके, ये और ए और बी, क्लियर। और उसके बाद जो ई की पोजीशन होगी वो ये रही, और एफ की पोजीशन ये है, वैसे एक्चुअल में ए, ई और एफ भी टच कर रहे हैं और ये आपस में भी टच कर रहे हैं, देखो यहाँ पर टच कर ही रहे हैं ना, क्लियर। बट हमने क्या किया, अगर इसको इन चारों को क्यूब, एक क्यूब हाइपोथेटिकल क्यूब जो हम बनाते हैं यूनिट सेल के लिए, अगर उन यूनिट सेल के क्यूब्स पे रखना हो तो कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन बनेगी, ए, ए, बी, ई, एफ, ये 3D इमेज है जैसे ये वाला, ओके क्लियर। और इनके बीच में ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इसका रेडियस हमने मेजर करना है, सॉरी टेट्रा, ये बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका रेडियस मेजर करना, गॉट इट। एक्चुअल में ए एंड बी आर टचिंग विद ईच अदर, ओके, एंड सिमिलरली ई एंड एफ इज आल्सो टचिंग विद ईच अदर, गॉट इट। और ये भी एक्चुअल में जो उनके बीच में पड़ा है यहाँ पे, तो ये भी इन चारों को टच कर ही रहा होगा, क्लियर। तो ये सिचुएशन है, गॉट इट। अब सिचुएशन इन फिगर हमने सिंपलीफाइड फिगर का यूज करना है,
टेट्राहेड्रल का रेडियस निकालने के लिए। इसमें हमें ये बॉडी डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, एडी की, ठीक है। और एक्चुअल में अगर डी के ऊपर एटम होता तो वो भी ऐसा ही होता, ये वाला एटम होता, तो हम यहाँ पे हमें हाइपोथेटिकली मानना पड़ेगा कि एक एटम यहाँ पे भी है, ये अपनी तरफ से एक मान लेते हैं। हालांकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 ही एटम होते हैं वॉइड के अराउंड, बट ये हाइपोथेटिकल एटम हमें मानना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन आर एंड स्मॉल आर, ओके, जो हमारा मेन टारगेट है। उसके बाद अगर ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये डी था ना, दिस वाज डी, ए बी डी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। कल भी हमने किया था बॉडी सेंटर के केस में, क्या होता है, ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बनेगा, क्लियर। ए डी इज द हाइपोटेन्यूज, ए बी इज बेस, बी डी इज परपेंडिकुलर, ओके। ए बी की वैल्यू कितनी होती है, ये फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, अगर यूनिट सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, अगर आर ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, कितनी होती है, √2a, ओके। और अगर मैं बीडी की बात करूं तो बीडी की वैल्यू कितनी होती है, ए की टर्म में ए, ठीक। और एडी की वैल्यू कितनी होती है, ए की टर्म में एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल √3a, ओके, कल ही किया था ना हमने इसके बारे में। तो बट हमें ए की टर्म में नहीं चाहिए ये, हमें अब कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में चाहिए ये सारी वैल्यूज। एक्चुअल में मैंने क्या बोला था, ये दोनों आपस में टच कर रहे होते हैं, तो टच कर रहे होते हैं तो इट मींस ए बी इक्वल टू √2a, है ना, ए बी इक्वल टू √2a अकॉर्डिंग टू द एज लेंथ, या 2r, क्योंकि जिन एटम से बना है ये r प्लस r, ये बन गया ना 2r, टोटल लेंथ ये जो कितनी है वो है 2r, ओके। और सिमिलरली बीडी कितना है, अगर मैं बीडी की बात करूं, ये बीडी आर के टर्म में कितना है, तो बीडी आर के टर्म में बनेगा, क्योंकि हमने ए बी के एक्सप्रेशन से हमें पता लग गया था कि ए बी के एक्सप्रेशन से हमें पता लग चुका है कि ए कितना है, क्योंकि ए बी में हमने पता लगा लिया √2a इज इक्वल टू 2r, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 2r बाय √2, मतलब ए इक्वल टू √2r। और जो बीडी की लेंथ है ये कितनी है, बीडी की लेंथ, बीडी की लेंथ एज लेंथ के बराबर ही है ना, ए के बराबर ही है, और ए की वैल्यू आर की टर्म में कितनी है, √2 कैपिटल आर, ओके। तो बीडी की वैल्यू भी आपने आर की टर्म में निकाल ली, वो कितनी आ गई, √2 कैपिटल आर, और ए बी की वैल्यू भी आपने आर की टर्म में निकाल ली, वो आई 2r। और जो एडी है, एडी का एक्चुअल में मतलब क्या है, एडी में मैंने बोला ना यहाँ पे आपने हाइपोथेटिकल स्फीयर माना हुआ है, यहाँ पे कि ये जुड़े हुए हैं, तो एक्चुअल में जो एडी है वो कैसा था, ये बड़ा स्फीयर, उसके बीच में ये छोटा टेट्राहेड्रल वॉइड वाला स्फीयर, और ये हाइपोथेटिकल वाला स्फीयर, ओके, क्लियर। तो एडी लेंथ ये है, ये ए यहाँ से शुरू होके डी यहाँ तक है, तो ये किसके बराबर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, देन अगेन कैपिटल आर, ओके। तो टोटल एडी की लेंथ कितनी है, ये जो एडी बॉडी डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी है, 2r, 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, ओके, क्लियर। तो 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, तो यहाँ पे एडी की वैल्यू आर के टर्म में ये आ चुकी है, ये यहाँ पे पुट कर देनी है आपने। ए बी की वैल्यू आर के टर्म में 2r आ चुकी है, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है कैपिटल आर। बीडी की वैल्यू √2 कैपिटल आर आ चुकी है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जब ये वैल्यूज पुट कर दोगे आपके पास होगा क्या, ये तो रिलेशन कैसे निकाला वो मैंने ये बताया हुआ है, इसको छोड़ो, अब तो पता लग ही गया ना आपको, ओके। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने पे ये वाला, ये तो रफ में, इसको तो रफ में मान लो अब आप, है ना, क्लियर। तो सीधा पुटिंग वैल्यू करने के बाद आपके पास ये रिलेशन बना, एडी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ए बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बीडी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे वैसे ही जैसे पीछे किया था हमने, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन ये बनना है, स्मॉल आर इज इक्वल टू √6 - 2 बाय 2, ओके, बाय 2। तो इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व कर आने के बाद क्या आ जाएगा, 0.225 कैपिटल आर, मतलब जिन स्फीयर्स से, जिन एटम से यूनिट सेल बना है, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस उसके 0.225 टाइम्स होता है। ऑब्वियस है वॉइड तो छोटा ही होता है साइज में एज कंपैरिजन टू स्फीयर क्या जिससे वो बना हो उसके साइज में, तो ये छोटा ही है 0.225 आर, ठीक। तो यहाँ से एक और चीज कंक्लूजन की फॉर्म में निकली है कि आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो छोटे साइज का होता है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो बड़े साइज का होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़े साइज का होता है
और टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि देखो ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होता है एज कंपैरिजन टू कैपिटल आर 0.414, ओके, और टेट्राहेड्रल का कितना होता है 0.225, ओके। सो दैट्स इट, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया फॉर द टेट्राहेड्रल वॉइड। summing up the main feature of tetrahedral and octahedral voids, main features summing up करने में रेडियस है एक तो क्लियर, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में वो 4 सफेयर से सराउंडेड होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 सफेयर से सराउंडेड होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ओके। ये जो लास्ट पॉइंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से सुनना। In hexagonal close packing or cubic close packing, each sphere is in contact with the 3 spheres in the layer above it and these 3 spheres in the layer below it. HCP हो चाहे CCP हो, हर स्फीयर अपने ऊपर वाली लेयर के 3 स्फीयर से कॉन्टेक्टेड होता है, ओके। सिमिलरली अपने नीचे वाले स्फीयर से भी 3 लेयर के भी 3 स्फीयर से कॉन्टेक्टेड होता है, ओके क्लियर। तो इट मींस thus forming tetrahedral void above and one below, तो इसलिए हर स्फीयर के एक above tetrahedral void बनता है, एक नीचे बनता है। Hence we can say that there are 2 tetrahedral voids per sphere, कि cubic close packing और hexagonal close packing में there are 2 tetrahedral voids per sphere, so it means number of tetrahedral voids is double the number of spheres in the packing। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि किसी पर्टिकुलर यूनिट, सॉरी नॉट यूनिट सेल, पर्टिकुलर आपके पास लैटिस में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो आप बोलोगे डबल द नंबर ऑफ एटम्स मेकिंग दैट यूनिट्स, मेकिंग दैट लैटिस, ओके, डबल होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में आपके पास एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉइड्स ऑफ 2 लेयर्स, नंबर ऑफ, आपने देखा था ना इसमें क्या होता है, 2 वॉइड्स का कॉम्बिनेशन होता है, 3 नीचे और 3 ऐसे ऊपर, तो ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बन सकते थे बट बने नहीं, उन्होंने एक टेट्राहेड्रल वर्ड बना दिया, तो एक्चुअल में उन्होंने एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना दिया, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बन सकते थे वो, बट उन्होंने एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाया। तो as octahedral void is a combination of 2 words of 2 layers, number of octahedral words is equal to the half the number of tetrahedral words। तो octahedral word कितने होते हैं, जितने tetrahedral word होंगे उसका half, that is equal to number of spheres in the packing। तो जितने स्फीयर मिलके पैकिंग बना रहे हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं हमारे पास, ये आप फैक्ट दिमाग में रख लो अब, ओके। और उससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ओके। अब इसके न्यूमेरिकल करने हैं हमने, तो हमने फैक्ट दिमाग में क्या आ गया, हमें पता लग चुका है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं किसी भी स्पेस लैटिस में, जितने भी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिन्होंने क्लोज पैकिंग बनाई होती है, ओके, जिनकी वजह से क्लोज पैकिंग बनी होती है, वॉइड तो उनके अंदर होते हैं ना फिर। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, डबल, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने क्लोज पैकिंग बनाई होती है उससे डबल, ओके। तो ये याद रख लेने हैं, अगर n इज द नंबर ऑफ स्फीयर्स मेकिंग द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे n, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2n, गॉट इट। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। ये रेडियस वाला तो चलो एक तरह, ये तो छोटा सा फॉर्मूला ही अप्लाई करना होता है इसमें, तो हमने अगर मान लो आपको बाई चांस पेपर में आ भी जाए कोई सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग आपको निकालने को बोला जाए टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा, इसमें तो छोटा सा ये फॉर्मूला लगता है ना, ठीक है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ओके। तो ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इसके बनते हैं और बड़ी बार आ चुके हैं ऐसे न्यूमेरिकल, तो अब उनको करेंगे हम। ये एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट प्रॉब्लम। A compound is formed by 2 elements x and y. Atoms of element y make cubic close packing and those of element x
जो कैटायन की फॉर्म में। कैटायन छोटा होता है ना एनायन से, नॉट ऑलवेज बट ज्यादातर तो यही होता है ना। अगर मान लो आप अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर, अप्रोक्सीमेशन में अगर आप, ज्यादातर केसेस में क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन को भी छोड़ो, ज्यादातर केसेस में ये होता है एनायन बड़ा होता है साइज में एज कंपैरिजन टू कैटायन। okay, and those of element x occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? तो इसमें सिचुएशन क्या है वो आपको समझ लगी होगी आई थिंक, कि आपका जो सॉलिड है वो कैसे बना है, उसके जो वाई वाले एलिमेंट है वो एनायन की फॉर्म में, मतलब वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ ना सीसीपी बना रहा है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, और जितने भी वॉइड क्रिएट होंगे उन वॉइड्स में से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन सा एलिमेंट फिट हुआ, एक्स, जो कैटायन की फॉर्म में पड़ा था हमारे पास। तो बताओ जी फॉर्मूला क्या होगा, लेट नंबर ऑफ एटम्स मेकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज एन, और ये किसके हैं, वाई के। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स, एक्स के कितने होंगे, एन ही होंगे ना, क्योंकि ऑब्वियस है जो उसने क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाई अगर वो एन एटम से बनी है, तो अगर एन एटम से बनी है तो उसमें एन ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो वो बना चुका होगा। ठीक है, लेट अस से ये है उसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो उसने बनाई है, दोनों में से कोई भी मान लो। ठीक, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाई है, जितने भी एटम्स है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनी है टोटल। ठीक, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, अगर उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उन्हीं वॉइड्स में तो हमने एक्स को फिट किया, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स प्रेजेंट इन दी क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो भी कितने हैं, वो भी एन है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, रेशो निकालनी होती है ना, फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि फॉर एन एक्स यू हैव एन वाई, दिस इज द फॉर्मूला, एन कॉमन निकाल दो, व्हाट इज द फॉर्मूला, x1 y1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये तो पूछा था उसने, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सिंपल, इजी है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP। HCP की फुल फॉर्म आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा हर बार, तो HCP का आपको पता होना चाहिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, बी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो HCP बना रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हुए हैं, उनमें से सिर्फ 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए हैं, किसने, ए ने। तो बताओ जी कंपाउंड ऑफ फॉर्म, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक, वही इसमें भी वैसे करेंगे, लेट नंबर ऑफ बी कितने हैं, एन, ये HCP बना रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, अगर n नंबर ऑफ बी जो हैं वो HCP बना रहे हैं, 2n। ओके, क्लियर। तो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 2n है, बट जो a है, a ने कितने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ऑक्यूपाइड वॉइड, कितने वॉइड ऑक्यूपाई किए हुए हैं, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज 2/3 ऑफ 2n। तो a का नंबर कितना है, 4/3n। मतलब आपके पास a कितने हैं, 4/3n, और b कितने हैं, n, जिन्होंने HCP बनाया था। तो फॉर्मूला फॉर 4/3n a देयर आर n नंबर ऑफ b। तो n कॉमन आ गया दोनों में, तो क्या फॉर्मूला बना, a 4/3 b 1। बट फ्रैक्शन में तो होगा ही नहीं, तो फ्रैक्शन को तोड़ने का क्या तरीका है, a 4 b 3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का फॉर्मूला है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मतलब आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपने खुद करना है, अब एक क्वेश्चन होमवर्क भी तो बनता है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा ही है क्वेश्चन ये भी। ठीक, जैसे अभी हमने करें, थोड़ा सा इसमें पार्ट ज्यादा है ऐसे कह लो। इन अ मिनरल स्पाइनल, स्पाइनल क्या होता है, स्पाइनल इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट। स्पाइनल किस अरेंजमेंट को बोलते हैं, स्पाइनल हम तब बोलते हैं जब आपके पास मिनरल का फॉर्मूला ऐसा हो, AB2X4 टाइप, जिसमें जो X है वो क्या होता है, वो -2 वाला एनायन होता है,
और जो ए है वो +2 वाला कैटायन होता है और जो बी है वो +3 वाला कैटायन होता है। ओके, और जो ए है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं और जो बी है उन्होंने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया होता है। ओके, उसको स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन अ मिनरल स्पाइनल हैविंग द फॉर्मूला Mg A2O4, कई और भी मिनरल हैं जिनका स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए मैंने आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो समझाया पहले। यहाँ पे जो स्पाइनल स्ट्रक्चर वाले मिनरल की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, MgAl2O4। ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो ऑक्साइड आयन है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। क्लियर है? Mg+2 आयंस ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड, Mg+2 आयन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये उल्टा नहीं हो गया, Mg+2 आयन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, +2 वाले ने तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करना था। ओके, मैं ये वाला एक बार चेक कर लूंगा दोबारा से। ठीक है, अभी क्वेश्चन की सिचुएशन पे वापस आते हैं। Mg+2 ions occupy the tetrahedral void and Al+3 ions occupy the octahedral void, और जो Al+3 ions हैं वो octahedral void बना रहे हैं। Okay, so what they are saying, what % of tetrahedral void is occupied by the Mg+2 ion? ये जो Mg+2 ions हैं ये कितने tetrahedral void पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितने % टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और ये कितने % ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार हमें तो दिया ही नहीं कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं या कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, तो हम कैसे पता लगा लेंगे कि कितने % फिल्ड हुए हैं। अगर हमें दिया ही नहीं है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कितने % फिल्ड हुए हैं कितने नहीं। फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, MgAl2O4। ठीक, तो यहां से क्या मतलब बनता है, सीधा अगर इसी को इंटरप्रिटेशन में ले रहे हैं कि अगर जो ऑक्साइड है इज फॉर्मिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसकी वजह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रही है। क्लियर? तो अगर आपके पास, ये क्या कहता है कि अगर आपके पास 4 ऑक्साइड है, ये दिख रहा है ना फॉर्मूला में 4 ऑक्साइड है। क्लियर? अगर आपके पास 4 ऑक्साइड है, इट मींस 4 एटम है जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। ठीक, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, अगर 4 एटम्स मिलके, हालांकि ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल केस है कि 4 एटम मिलके क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, ऑब्वियस है ये नंबर ट्रिलियंस से भी ज्यादा होता है, 10 की पावर्स में होता है उल्टा। ठीक है, पर फिर भी लेट अस से कि ये एक केस है। ओके, चलो या ऐसे कि हाँ यही चलाते हैं, सबसे सिंपल वाला केस यही है। ठीक, तो 4 एटम मिलके अगर टेट्रा ऑक्टा क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे होंगे। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे उसमें, 4 ही, सॉरी 4 × 2 8। ओके, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, अगर 4 एटम मिलके क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम मिलके क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हो, 4 ही। ओके, बट हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है कि 4 ऑक्सीजन एटम के लिए 2 एल्यूमिनियम+3 और 1 Mg+2 है। ठीक, और हमने क्या बोला था, जो Mg+2 है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड एंड इट इज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, तो एक्चुअल में हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड अवेलेबल कितने थे, मैग्नीशियम एक टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई कर रिजाइड कर रहा है, बट एक्चुअल में हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 थे, वो 8 में से एक ही उठाया उसने, बाकी 7 खाली रह गए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड कितनी बनेगी, 1 divided by 8 into 100, that is 12.5. Similarly, percentage of Aluminium+3 ion, ये परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड वो कितने बनेंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं हमारे पास 4, बट उनमें से सिर्फ 2 ही फिल हुए हैं, तभी तो फॉर्मूला में Al2 है यहाँ पे। क्लियर? अदरवाइज 4 ऑक्साइड ने तो अपनी तरफ से 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट करे थे, तो 2 फिल्ड हैं आउट ऑफ 4 into 100, तो कितना बना परसेंटेज ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड, 50%। तो कितने % ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड है, 50, दैट्स इट। और कितने % टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड है, 12.5। सो दिस इज द
क्वेश्चन, ये आपका इस क्वेश्चन में था। और ये जो स्पाइनल का मतलब क्या होता है, इसका मैं ना अभी मीनिंग चेक कर लूंगा कि यहाँ पे मेरे से गलती हुई है कि इन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली हुई है। ठीक है, ये मैं एक बार चेक कर लूंगा कि ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ठीक, हो सकता है कि ये इनकी सिचुएशन हाइपोथेटिकल हो, सो दैट्स वाई इन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि Mg+2 जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड और Al+3 जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पर ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने स्पाइनल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे या तो इसमें गलती है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई विल चेक इट। ओके, सो दैट्स इट। और आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।